आज से 11 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त इंडिया ज़्यादा सिक्योर था या आज ज़्यादा सिक्योर है? आपको याद होगा उस वक्त इंडिया अपने आप को इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग ग्रेट पावर का टाइटल दे रहा था और तमाम हमसाया रियासतों को एक इंप्रेशन दिया कि उनकी सर्वाइवल इंडिया को बड़ा भाई या बड़ी ताकत या अपना सरप्रस्त मानने में है। और उनके जो डिफरेंट पॉलिसियां सामने आई, उनमें ये लगता था कि मोदी और देवल एक जैसा सोचते हैं। ने एक नारा दिया जो बड़ा मशहूर हुआ, घुस के मारेंगे। ये इन दोनों का नारा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तजिया करेंगे कि आज से 11 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त इंडिया ज़्यादा सिक्योर था या आज ज़्यादा सिक्योर है? आपको याद होगा उस वक्त इंडिया अपने आप को इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग ग्रेट पावर का टाइटल दे रहा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर अखंड भारत का नारा लगाया और तमाम हमसाया रियासतों को एक इंप्रेशन दिया कि उनकी सर्वाइवल इंडिया को बड़ा भाई या बड़ी ताकत या अपना सरप्रस्त मानने में है। मोदी ने अपने आप को विष्णु गुरु का लक़ब दिया और जो अपने साथ उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तैनात किया वो अजय देवल था, जो कि पुराना पुलिस अफसर था। अजय देवल ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनने के बाद मोदी के हाँ में हाँ मिलाई और उनके जो डिफरेंट पॉलिसियां सामने आई, उनमें यह लगता था कि मोदी और अजय देवल एक जैसा सोचते हैं और स्पेशली सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हवाले से, मिनॉरिटी को डील करने के हवाले से, अपने हमसायों को हेजमोनिक अंदाज में डोमिनेट करने के हवाले से वो एक जैसा सोचते हैं। और उनकी सोच ने एक नारा दिया जो बड़ा मशहूर हुआ, घुस के मारेंगे। ये इन दोनों का नारा था। उस वक्त आपको याद हो कि 2010 से पहले इंडिया अपने आप को इंडियन ओशन का गार्डियन समझता था और इसी दौर में इंडिया ने क्वाड में शमूलियत की। ना सिर्फ शमूलियत की बल्कि अपना रोल इस तरह असर्टिव अंदाज में अदा करने की कोशिश की कि एशिया पैसिफिक सी जो है या एशिया पैसिफिक कमांड जो है, इसको नाम दिया जाने लगा इंडो पैसिफिक, यानी कि एशिया की जगह इंडिया लफ्ज ने ले ली। आपको याद होगा कि 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में बहुत सारे चाइनीज़ इंजीनियर जो थे, इन्वेस्टर थे, बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर हमले किए गए ताकि वो डिस्करेज होकर यहाँ से चले जाएं। और 2018 में तो वो इतना ताकतवर हो गया, अजय देवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था सो कॉल्ड, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा जो ताकतवर तरीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है रहा है वो ये अजय देवल ही है। और उसकी मिसाल 2018 की उस कमेटी से लगा लें जो एक नेशनल डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनाई मोदी साहब ने और उसका हेड बनाया अजय देवल को। कमेटी क्या है? नेशनल डिफेंस प्लानिंग। और उसके मेंबर कौन हैं? फॉरेन सेक्रेटरी है, इंटीरियर सेक्रेटरी है, आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ है, इंडियन एयर चीफ है, इंडियन नेवल चीफ है और इंडियन डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ है और फिनेंशियल सेक्रेटरीज भी हैं। ये सारे अंडर अजय देवल हैं और इन्होंने पॉलिसियां बनानी हैं
मुल्क के दिफा की इंटीरियर पॉलिसी बनानी है, फॉरेन पॉलिसियाँ डिवाइस करनी है ऑन डिफरेंट इशू विद रिगार्ड टू डिफरेंट कंट्रीज। इन्होंने डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स को मॉडिफाई करना था, नई डिग्री देनी थी, इवन वेपन सिस्टम कहाँ कौन सा कब एक्वायर करना है, कहाँ से एक्वायर करना है, ये सारा कुछ अजय देवल ने इस कमेटी के अंदर किया था। और आप अंदाज़ा लगाएं, अजय देवल ने इस कमेटी का एक ही इजलास किया 2018 में, उसके बाद जो फैसले भी किए वो विदाउट कमेटी अप्रूवल किए। उसने अपने आप को कमेटी समझ लिया। ये थी इसकी ताकत और ये था उस वक्त का हिंदुस्तान। लेकिन इसने जो कोशिश की कि सारे खित्ते के ममालिक वही चाहे करें एज ए वैसल स्टेट जो इंडिया चाहता है, और चाइना और पाकिस्तान कभी भी कॉमन फ्रंट पे ना आ सके, कन्वर्ज ना कर सके। लेकिन हुआ क्या, हम तजिया करते हैं कि क्या ये पिछले 10 साल में तीसरा कंसेक्यूटिव टेन्योर चल रहा है अभी इसका। इससे पहले कभी भी कोई इतना लॉन्ग टेन्योर वाला नहीं आया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। मोदी के टेन्योर के बराबर का टेन्योर इसका चल रहा है। ही इज द मोस्ट प्रोलॉन्ग टेन्योर पर्सन इन द मोदी गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि इसने क्या कामयाबी की है। क्या इंडिया का प्रोफाइल ऊपर गया है या नीचे गया है? यह खित्ते की पावर है या ग्लोबल पावर है मानी जा रही है इस वक्त। हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके 2 नेबरिंग स्टेट से, 3 बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। मैंने पहले अर्ज किया कि कोई इनकी कोशिश ये थी कि ये नेबरिंग स्टेट इसके अंडर हैं सारी मासवे पाकिस्तान के, वो वही करें जो ये चाहते हैं। ना वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट प्रिकोर कर सकते थे, ना किसी मुल्क के साथ कोई फॉरेन एग्रीमेंट कर सकते थे विदाउट टेसिट अप्रूवल ऑफ इंडिया। हर हुक्मरान जब वो हुक्मरान बनता था, इलेक्शन जीतता था, तो पहला विजिट उसका इंडिया का होता था। लेकिन 2015-16 के इलेक्शन के बाद नेपाल, और लास्ट ईयर के रेवोल्यूशन के बाद बांग्लादेश, और लास्ट ईयर के इलेक्शन के बाद मालदीव, इनके जो हुक्मरान हैं ये वह हुक्मरान हैं जिन्होंने पिछले 70 साल नहीं तो पिछले 50-60 साल की रिवायत तोड़ी है कि बजाय इंडिया में आने के उन्होंने सबसे पहली विजिट चाइना की है। इसका मतलब ये हुआ उन्होंने एक्सेस ऑफ पावर इस रीजन में बजाय इंडिया के शिफ्ट कर दिया टुवर्ड चाइना, मान लिया, अडॉप्ट कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय देवल के अंडर सारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां हैं। वो रा है, वो सीआई है, वो सीआईडी है, वो एनआईसी है, वो जितने भी हैं। इनका काम मुल्क के अंदर की तमाम इंटेलिजेंस और मुल्क के बाहर की इंटेलिजेंस, ताकि इनकी पॉलिसी फार्मूलेशन बेहतर हो सके, उसको इकट्ठा करते रहते हैं। तो इसकी क्या सिक्योरिटी थी कि ये परसीव ही नहीं कर पाया कि बांग्लादेश, जहां उसकी अपनी हुकूमत है, पिछले 15 साल से उनकी मर्जी की पॉलिसियां चल रही हैं, वहां इतना बड़ा इनकलाब जो है वो प्रापअप हो रहा है कि वो तलबा व स्टूडेंट की एक तंजीम जो है वो इकट्ठी होती है और चंद महीनों के अंदर अंदर वो मोस्ट ब्रूटल और कर्सिव गवर्नमेंट ऑफ हसीना माजिद जो है उसको उठा के परे फेंकती है और उसको भागना पड़ जाता है। क्या इंडिया सो रहा था? क्या उसको पता नहीं चला? तो हम इसकी कामयाबी गिने या उसकी नाकामी गिने? वो जो भूटान, वो जो नेपाल और मालदीव वज़रा और सदर जो है, जो सबसे पहले चाइना की विजिट करने गए, क्या अजित डोवल ये स्मेल नहीं कर पाया कि वहां क्या चेंजेस आ रही हैं विद रिगार्ड टू इंडियन पर्सपेक्टिव? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो अभी बढ़ के बहुत जल्दी मैं देख रहा हूं कि ईरान भी उसमें शामिल हो रहा है। ये क्वाड अलायंस होगा और उसके बाद यूरेशिया से टर्की भी इसमें शामिल होगा। आप जहन में याद रखें, टर्की और चाइना वो हैं जिसको इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि मई की वार में ये हमारे खिलाफ एक फ्रंट पे 3 ताकतें लड़ रही थी, जिसमें चाइना और टर्की भी थे। अब वही चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने एक अलायंस इंडिया के बैकयार्ड में बांग्लादेश के साथ मिलकर बना लिया, जो अभी कोऑपरेशन इकोनॉमिक अलायंस है। और वहां पर टर्की जो थर्ड सो कॉल्ड पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग लड़ने वाला था,
टर्की, उसने वहाँ पर बांग्लादेश में एक नए डिफेंस कम्प्लेक्स की बुनियादें रखने के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिया है। और आप खुद देख लें कि ये जो इमर्जिंग अलायंसेज हैं वो क्या शेप अख्तियार कर रहे हैं फॉर द इंडियन सिक्योरिटी। क्या इंडियन नियर फ्यूचर में या मिडिल फ्यूचर में इंडिया इन अलायंसेज की मौजूदगी में ज़्यादा सिक्योर होगा या इनसिक्योर होगा? इस वक्त दुनिया जितने भी इंटरनेशनल पावर्स हैं वो सारी इंडिया को रेलीगेट करती जा रही हैं। आप देखिए अमेरिका ने क्या कर दिया इसके साथ। जो अमेरिका का बड़ा इलाही बनता था और अपने आप को प्रेजेंट करता था कि मैं तो चाइना को चेक करने वाला, मैं बेहद ताकत खित्ते की, इसलिए ये इंडो पैसिफिक का मैं प्लेयर हूँ। अमेरिका ने उसे, वो कहते हैं ना मक्खन से बाल की तरह निकाल फेंकना। अब देखिए उसको जो उस पर टैरिफ स्लैब लगाई हैं, जो उसको धमकी दी है, जो आज 24 घंटे में शायद एक और टैरिफ का स्लैब भी बहुत बड़ा लगने वाला है। उससे पहले उसने माइक्रोसॉफ्ट को और गूगल वालों को कहा कि आप इंडियन एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट ना करें। उससे पहले उसने एप्पल को कहा कि आपने जो 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया हुआ इंडिया में उसे ख़त्म कर दें। ये सब क्या है? इससे मुराद ये है कि इंडिया वो रेलिवेंस खो गया है जो किसी वक्त में वो ग्लोबल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वो रखता था। और ये कब खोई है? ये मई वार के बाद हुई है। और ये मई वार किसने इम्पोज कराई है? ये अजय देवगन ने इम्पोज कराई है। अब देखें उसके बाद वर्चुअली चाइना और पाकिस्तान एक फ्रंट दो स्टेट बनते जा रहे हैं। इस मई की बार में चाइना ने साबित किया, ना सिर्फ उसने पहला ऐलान किया था कि पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो मेरे लिए रेड लाइन है और चाइना किसी हद तक जा रहा है, चला जाएगा इसको इंश्योर करने के लिए। और उसने जंग के दौरान रियल टाइम वार्निंग देकर, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देकर पाकिस्तान का साथ दिया। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि ये अजय देवगन फेल हुआ है। उसकी फेलियर आप मई वार से देख लें। उसकी इंटेलिजेंस ये मालूम नहीं कर सकी थी कि जो हमारे J-10 है उसके ऊपर मिसाइल जो लगा हुआ PL-15E वो किस रेंज का है। ये कहते रहे वो 150 किलोमीटर रेंज का है। इसलिए उन्होंने अपने सारे जहाज पाकिस्तान से 150 किलोमीटर दूर खड़े किए और पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर पे उनको मार दिया। ये बेसिकली अगर इंडियन पायलट की नाराजगी है तो इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्योंकि वो मालूम ही नहीं कर सके कि पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो किस रेंज का है। वो ये मालूम ही नहीं कर सके कि पाकिस्तान किस तरह की किल चैन जो है मल्टी डोमेन में बना रहा है। पिछले 3-4 साल से जो एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, जो चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज हो रही हैं, किस तरीके से वो साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को अपने रडार के साथ इंटीग्रेट करके किल चैन बनाते हैं। इंडियन फेल हो गया मालूम करने से। तो आप ये कहेंगे कि ये भी इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन सिक्योरिटी फेलियर था। दोनों ने एक दूसरे को रीइंफोर्स किया। और इस सब का मैं समझता हूँ जो इल्ज़ाम है वो अजय देवगन पे आता है और मोदी पे आता है। मोदी ने उसे फुल अथॉरिटी दी और अकाउंटेबिलिटी नहीं की। तो इसके जो एंड रिजल्ट हैं वो पॉलिटिकल फेलियर भी हैं, वो मिलिट्री फेलियर भी हैं, वो डॉक्टरियल फेलियर भी हैं। इन सब के पीछे अजय देवगन है। मेरे ख्याल में मोदी ने एक बूढ़े आदमी को, जिसका दिमाग अभी 85 ईयर पे पहुंच गया है, बिकॉज उसकी डेट ऑफ बर्थ 1945 है, अब वो एग्जैक्टली 85 साल क्रॉस कर गया। मोदी खुद 75 साल क्रॉस कर गया तो वो 85 साल क्रॉस कर गया है। अब इनके जहन इस काबिल नहीं है कि वो इतना बड़ा खित्ते की जिम्मेदारी उठा सकें। और ये सारे फेलियर जो मैं बता रहा हूँ ये इनके अजय देवगन के पिछले 11 साल के टेन्योर का रिजल्ट है। इनिशियल उसने एग्रेशन की, इनिशियली उसने पावर से बिल्डोज किया, मिनॉरिटी को भी, कश्मीर को भी, हर चीज़। आप अंदाज़ा लगाएं, खालिस्तान मूवमेंट जिसका 2010-11 में नाम ही नहीं था, आज उसको लीगली टेसिट अप्रूवल मिल रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से, ऑस्ट्रेलिया से उनके रेफरेंडम को। और वो खालिस्तान एक रियलिटी बनता जा रहा है। कश्मीर के अंदर जो इंसिडेंट थे आज़ादी की स्ट्रगल के दौरान, जो रिवॉल्ट थे, वो आप 2014-15 के भी क्वान्टिफाई कर लें और अभी के भी देख लें, यू विल फाइंड अब बहुत ज़्यादा हो गया है। स्पेशली आर्टिकल 370 जो अजय देवगन के कहने पे हटाया गया था कश्मीर से, कश्मीर की ऑटोनमस हैसियत को ख़त्म किया, उसके बाद तो वो जो एक्शन है वो एक फेलियर डिक्लेयर हुआ, क्योंकि उससे ना सिर्फ कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ बल्कि
कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी अभी बेसिकली चाइना और पाकिस्तान का कॉमन बॉर्डर बन गया है। वो इनकी फ्यूचर वार में वो दोनों इकट्ठे होकर कश्मीर पे लड़ सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर इंडिकेट करती हैं कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है, जो गिरी है, वो बेसिकली एक घुस बैठेंगे बल जो है, घुस के मारेंगे नारे जो है, वो ऐसे हवाई नारे साबित हुए, लेकिन उसके पीछे सही मानों में काम नहीं हुआ। और आज कश्मीर इंटरनेशनलाइज है। आज ईरान इंडिया से बहुत दूर जा रहा है, अफगानिस्तान उसके हाथ से हट गया है, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका वो आज़ादी से सोच रहे हैं और वो इंडिया से पूछे बगैर अपने फॉरेन पॉलिसी अलायंसेस कर रहे हैं, अपनी पॉलिसियाँ डिवाइस कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक लेसन है दुनिया के लिए, बल्कि एक केस स्टडी के तौर पर लेना चाहिए कि किसी भी मुल्क को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह का सिक्योरिटी एडवाइज़र होना रखे और किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। थैंक यू।